नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल डीड बुक्स बाइट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लोगान उरी की किताब हाउ टू नॉट डाई अलोन के बारे में। उरी ने किताब की शुरुआत एक बहुत ही गंभीर कथन से की है। उन्होंने लिखा है, हम सही साथी का चुनाव करना जानते हुए पैदा नहीं होते। यही वह बात है जो उन्होंने इस किताब के जरिए करने का लक्ष्य रखा है। किताब में उन्होंने प्रभावशाली तरीके से प्यार करने का खाका पेश किया है, जिसे वे जानबूझकर किया गया प्यार कहती हैं। जैसा कि उन्होंने पुस्तक में लिखा है, महान रिश्ते बनाए जाते हैं, खोजे नहीं जाते। अच्छे रिश्ते सही चुनाव करने और सही समय पर सही काम करने का संयोजन होते हैं। खंड 1 तैयारी। इस खंड में, जिसमें 7 अध्याय हैं, वह इस बारे में बात करती है कि मानव इतिहास में डेटिंग करना पहले से कहीं अधिक कठिन क्यों हो गया है। वह उन चीजों के बारे में भी बात करती हैं जिन्हें वह डेटिंग ब्लाइंड स्पॉट्स कहती हैं, जो चीजें आपको एक महान प्रेम संबंध बनाने से रोकती हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। और अंत में वह लगाव शैलियों और वयस्क रिश्तों में उनकी भूमिका पर गहराई से चर्चा करती है। अध्याय 1 डेटिंग करना अब पहले से अधिक कठिन क्यों हो गया है। इस अध्याय में उरी ने कई कारण बताए हैं कि क्यों डेटिंग करना पहले की तुलना में अब अधिक कठिन हो गया है। 1 हम अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। धार्मिक विश्वास, समुदाय और सामाजिक वर्ग जैसे कुछ कारक यह तय करते थे कि आपके पूर्वज किससे विवाह करेंगे। आज हम यह चुनकर अपनी पहचान बना सकते हैं कि हमें किससे विवाह करना है, और अपनी पहचान बनाने की इस क्षमता ने यह समस्या उत्पन्न कर दी है कि हमें यह नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना है। 2 हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। उरी के अनुसार डेटिंग की शुरुआत 1889 के दशक में हुई और ऑनलाइन डेटिंग की शुरुआत 1984 में हुई, और तब से चीजें वास्तव में तेजी से आगे बढ़ी हैं। आज हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि किसे चुनें। मनोवैज्ञानिक इसे विकल्प का विरोधाभास कहते हैं। 3 हम निश्चितता के लिए तरसते हैं। उरी के अनुसार, चूंकि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां सूचना हमारी इच्छानुसार उपलब्ध है, इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अपने विकल्पों को अधिकतम करने के लिए भरपूर शोध करें। यह बात पिछले बिंदु पर वापस जाती है कि कैसे बहुत सारे विकल्पों ने चुनाव करने और उससे खुश रहने की हमारी क्षमता को कमजोर कर दिया है। 4 सोशल मीडिया हमें तुलना और निराशा की ओर ले जाता है। आपके पूर्वजों को यह नहीं पता था कि दूर दराज के गांवों में लोगों का प्रेम जीवन कैसा होता है। आज आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोगों का प्रेम जीवन कैसा है, क्योंकि यह सब सोशल मीडिया पर प्रदर्शित हो रहा है। जैसा कि उन्होंने पुस्तक में लिखा है, सोशल मीडिया से ऐसा महसूस होता है कि केवल हम ही हैं जो अपने रिश्ते में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 5 हमारे पास रिश्तों के लिए आदर्श व्यक्तियों का अभाव है। जैसा कि उन्होंने पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा है, जब आप अपने आसपास के लोगों को कोई काम सफलतापूर्वक करते हुए देखते हैं, तो यह विश्वास करना अधिक आसान हो जाता है कि कोई काम किया जा सकता है। जब तलाक की दरें अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं, तो हम कैसे बेहतर विवाह कर सकते हैं, जबकि हमारे सामने केवल तलाक और टूटे हुए रिश्ते ही हैं। 6 आजकल रिश्ते में बने रहने के और भी कई तरीके हैं। आपके पूर्वजों को यह पता नहीं था कि किसी के साथ रिश्ता बनाए बिना भी उसके साथ नियमित रूप से सेक्स करना संभव है, जिसे आज हम हुकिंग अप कहते हैं। आज हम जिस तरह से चाहें किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए स्वतंत्र हैं, और यह आजादी हमें इस बात को लेकर परेशान और भ्रमित करने लगी है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। सान हम इस निर्णय को सही करने का दबाव महसूस करते हैं। आज के समय में हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा पूरा जीवन रिश्तों को सही ढंग से निभाने पर टिका हुआ है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो जैविक कारणों से एक निश्चित उम्र में बच्चे पैदा करना चाहती हैं। यह सही तरीका है। अध्याय 2 3 डेटिंग प्रवृत्तियां। उरी का मानना है कि हम सभी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह डेटिंग ब्लाइंड स्पॉट कहती हैं। व्यवहार के ऐसे पैटर्न जो हमें प्यार पाने से रोकते हैं, लेकिन जिन्हें हम
स्वयं पहचान नहीं सकते। उन्होंने इस अंध स्पॉट को 3 डेटिंग प्रवृत्तियों में वर्गीकृत किया। यह अध्याय इन डेटिंग प्रवृत्तियों के लिए एक परिचय की तरह है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक का विस्तार से वर्णन आगे के अध्यायों में किया गया है। एक, रोमांटिक लोग। इस समूह के लोगों का मानना है कि प्यार तभी होगा जब उसे होना होगा। 2, अधिकतम करने वाले। इस समूह के लोग अपने सभी विकल्पों का पता लगाना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ वे अंत में जाते हैं वह उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। 3, झिझकने वाले। ये लोग कभी भी घर बसाने या डेट करने के लिए तैयार नहीं होते। वे निरंतर आत्मसुधार में डूबे रहते हैं। इनमें से प्रत्येक समूह विभिन्न अवास्तविक अपेक्षाओं से जूझता है। रोमांटिक लोगों की रिश्तों से अवास्तविक अपेक्षाएं होती हैं। अधिकतम करने वाले लोग अपने साथी से अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं और हिचकिचाने वाले लोग अपने आप से अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं। अध्याय 3, डिज्नी ने हमसे झूठ बोला। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि रोमांटिक प्रवृत्ति पर कैसे काबू पाया जाए। जैसा कि उरी ने लिखा है, रोमांटिकतावादी लोग मानते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज है जो आपके साथ घटित होती है और वे इसलिए सिंगल हैं क्योंकि उन्हें अभी तक सही व्यक्ति नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि वे परियों की कहानियों में विश्वास करते हैं और परी कथाओं या इस रोमांटिक प्रवृत्ति के साथ कुछ समस्याएं हैं। एक, इस प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाली पहली समस्या यह है कि यह उनके साथी खोजने के तरीके को प्रभावित करती है। उन्होंने एक महिला की कहानी सुनाई जो जब भी हवाई यात्रा पर जाती थी तो हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थी क्योंकि उसे विश्वास था कि वह अपने भावी पति से हवाई यात्रा में मिल सकती है। और फिर विमान में वह इस डर से कोई भी बातचीत शुरू करने से इनकार कर देती है कि कहीं लोग उसे बहुत अधिक प्रयास करते हुए न देख लें। यह विश्वास कि प्यार एक ऐसी चीज है जो आपके साथ घटित होती है, उन्हें साथी ढूंढते समय निष्क्रिय बना देता है। तो यह मानसिकता इस बात को प्रभावित करती है कि वे किसके साथ बाहर जाना चाहते हैं। जो लोग आत्मिक साथी में विश्वास करते हैं, उनके मन में हमेशा यह विचार रहता है कि उनका आत्मिक साथी कैसा दिखता होगा। इस वजह से वे हर संभावित साथी को छांट कर बाहर कर देते हैं जिनमें ये गुण नहीं होते। लोगों में जो दिखता है उससे कहीं अधिक होता है, इसलिए कभी-कभी वे अच्छे रोमांटिक साथी पाने से चूक जाते हैं। जैसा कि उन्होंने आगे बताया, रोमांटिक लोग ही अकेले ऐसे लोग नहीं हैं जो यह मानते हैं कि प्रेम या विवाह इतना दिलचस्प होना चाहिए कि वह किसी परिकथा जैसा लगे। इसका कारण यह है कि हमारे इतिहास के एक बड़े हिस्से में लोग प्रेम के लिए विवाह नहीं करते थे। लोग केवल आर्थिक उद्देश्यों के लिए विवाह करते थे। उस समय प्यार एक ऐसी चीज थी जिसे लोग गुप्त रूप से संबंध बनाकर करते थे, इसलिए यह जुनून और तीव्र भावनाओं के साथ आता था। सन 1750 के आसपास तक प्रेम विवाह का विचार सामान्य नहीं हुआ था और इसकी शुरुआत रोमांटिकतावाद के युग से हुई। यह एक वैचारिक आंदोलन था जो यूरोप में शुरू हुआ था और आज भी प्यार के बारे में हमारे विचार रोमांटिकतावाद में निहित हैं। उदाहरण के लिए, रोमांटिकवाद का मानना है कि प्यार स्वाभाविक रूप से होता है। यह मानता है कि जो लोग सच्चे प्यार में होते हैं वे कभी प्यार से बाहर नहीं निकलते। यह विश्वास है कि एक बार जब हम अपने जीवन साथी से मिल जाते हैं तो हमारी उदासी खत्म हो जाती है। और भी बहुत कुछ। रोमांटिकतावाद के आदर्शों के खिलाफ कैसे लड़ें? 1, यह मानना बंद कर दें कि आपके लिए सही व्यक्ति आपको अपने वश में करने के लिए इंतजार कर रहा है। काम कर सकने की मानसिकता विकसित करें। इसका मतलब है कि आपको लोगों को मौका देना चाहिए और अपने रिश्तों को कामयाब बनाने के लिए खुद भी काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब बंद करो। अगर ऐसा होना था तो ये बकवास होगा। तो हमेशा खुश रहने की मिथक पर विश्वास करना बंद करें। प्यार एक काम है और जोड़े कभी-कभी लड़ते हैं। जैसा कि उरी ने अपनी किताब में स्पष्ट रूप से कहा है, कोई भी रिश्ता हमेशा आसान नहीं होता। यहां तक कि सबसे स्वस्थ और सबसे अधिक लाभकारी विवाह के लिए भी प्रयास की आवश्यकता होती है। 3,
उरी ने जिसे रोम कॉम्स मीट क्यूट कहा है, उस पर विश्वास करना बंद करें। यह विचार है कि आपको अपने जीवन के प्यार से एक अनोखे तरीके से मिलना चाहिए, जिस तरह से यह फिल्मों में होता है। प्यार कहीं भी और कभी भी हो सकता है, इसके लिए तैयार रहें। कहानी योग्य तरीके से प्यार में पड़ने का इंतजार करना बंद करें। 4. सोशल मीडिया को नजरअंदाज करना सीखें। प्यार का मतलब सिर्फ विदेशी छुट्टियां मनाना, उपहार देना और धमाकेदार सेक्स करना नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। जैसा कि उन्होंने पुस्तक में लिखा है, रिश्ते उतार चढ़ाव के द्वार से गुजरते हैं और प्रेम सूर्यास्त के समय खींची गई एक फिल्टर फोटो से कहीं अधिक है। चौथा, अध्याय पूर्णता को महानता का शत्रु न बनने दें। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि अधिकतमीकरण प्रवृत्ति पर कैसे काबू पाया जाए। उरी के अनुसार अधिकतमवादी लोग सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने के प्रति जुनूनी होते हैं। इससे पहले कि वे कोई विकल्प चुनें, वे हर संभव विकल्प पर विचार करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। और फिर एक और प्रकार के पूर्णतावादी हैं, जिन्हें उरी संतुष्टवादी कहते हैं। ये वे लोग हैं जो अधिकतमवादियों के विपरीत मानक रखते हैं, लेकिन वे इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित नहीं हैं कि वहां कुछ बेहतर भी हो सकता है। वे अपने मानदंड जानते हैं और तब तक खोजते रहते हैं जब तक उन्हें काफी अच्छा विकल्प नहीं मिल जाता। ऐसा नहीं है कि वे समझौता कर लेते हैं, वे बस कुछ साक्ष्य एकत्र करने और एक संतोषजनक विकल्प की पहचान करने के बाद निर्णय लेने में सहज हो जाते हैं। मैक्सिमाइजर्स का मानना है कि रिश्तों में यदि वे अच्छी संख्या में लोगों के साथ डेट पर जा सकते हैं, तो अंततः उन्हें अपने लिए सही व्यक्ति मिल जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि वे ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि डेट करने वाले लोगों की संख्या अनंत है। उरी ने इस बात के लिए जो स्पष्टीकरण दिया कि अधिकतमवादी लोग ऐसे क्यों होते हैं, वह यह है कि वे शायद उस चीज से जूझ रहे हैं जिसे वह FOMTWD गलत निर्णय लेने का डर कहती हैं। याद रखें, हमने पहले कहा था कि आपके पूर्वजों के पास चुनने के लिए बहुत अधिक लोगों का विकल्प नहीं था। इसलिए जब उन्होंने अपने पड़ोसी लड़के से शादी करने का फैसला किया, तो उन्हें रात भर जागकर यह चिंता नहीं करनी पड़ी कि क्या वे इससे बेहतर विकल्प चुन सकती थीं। लेकिन आज हमारे पास विकल्प अंतहीन प्रतीत होते हैं और इस वजह से कई लोग विश्लेषण पक्षाघात से ग्रस्त हैं। अधिकतमीकरण की समस्या, इसका एक नकारात्मक पहलू यह है कि यदि आप अंततः कोई विकल्प चुन भी लेते हैं और आपका विकल्प सर्वोत्तम प्रतीत होता है, तो भी आप अपने विकल्प से खुश नहीं हो सकते। यह मानसिकता कि हमेशा कोई न कोई बेहतर व्यक्ति मौजूद रहता है, आपकी खुशी की संभावनाओं को बर्बाद कर देगी। संतुष्टि का ज्ञान, अधिकतम करने वालों के विपरीत, संतुष्ट करने वाले लोग अपने द्वारा किए गए किसी भी निर्णय से खुश रहने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण, जो कि मस्तिष्क है, का उपयोग करते हैं। जब भी हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो समय के साथ हमारा मस्तिष्क हमें यह महसूस कराने का प्रयास करता है कि हमने सबसे अच्छा विकल्प चुना है। इसे युक्तिसंगतीकरण कहा जाता है, स्वयं को यह विश्वास दिलाने की हमारी क्षमता कि हमने सही काम किया। जैसा कि उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि संतुष्ट करने वालों के मानक बहुत ऊंचे नहीं होते। अंतर यह है कि एक बार जब उन्हें कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो उनके मानकों पर खरी उतरती है, तो वे उससे खुश हो जाते हैं। उन अधिकतमवादियों के विपरीत, जो निर्णय लेने से पहले हर पत्थर पलटना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि संतुष्ट करने वाले लोग आवश्यकता से कम पर ही समझौता कर लेते हैं और अधिकतम करने वाले लोग ऐसा नहीं करते। नहीं, संतुष्ट रहने के लिए लोग तर्कसंगतता का उपयोग करते हैं। संतुष्ट रहें। सचिव समस्या उरी के अनुसार, यदि आप अधिकतम करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप सेक्रेटरी प्रॉब्लम नामक इस पहेली का उपयोग करके एक संतुष्ट करने वाले व्यक्ति की तरह डेट करना सीख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक सचिव को नियुक्त करना है और साक्षात्कार के लिए 100 व्यक्ति हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। जिस व्यक्ति का आप साक्षात्कार करते हैं और उसे पहली बार में नहीं चुनते, वह चला जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास चयन करने से पहले
सभी 100 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने की सुविधा नहीं है। तो फिर आप सर्वोत्तम उम्मीदवार का चयन कैसे करेंगे? इस समस्या को हल करने का एक गणितीय तरीका है और वह है 100 उम्मीदवारों में से 37 व्यक्तियों का साक्षात्कार लेना, फिर रुकना। इस बात पर विचार करें कि 37 व्यक्तियों में से सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन था और फिर अगली बार जब आप साक्षात्कार लें, तो जो व्यक्ति आपको लगता है कि उस व्यक्ति से बेहतर है, उसे ही आपको नौकरी पर रखना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आप सभी 100 लोगों का साक्षात्कार लें। 37% में से किसी एक व्यक्ति को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करें। तो आप इसे अपने डेटिंग जीवन में कैसे लागू करते हैं? यहां बताया गया है कि कैसे। मान लीजिए कि आप एक युवा व्यक्ति हैं और किसी दिन विवाह करना चाहते हैं, और मान लीजिए कि आप 18 वर्ष की आयु में डेटिंग शुरू करते हैं और आपके लिए जीवन साथी की तलाश 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच होगी, जिसका 37% हिस्सा 26 वर्ष है। इसका मतलब यह है कि जब आप 26 वर्ष के हो जाएं, तो आपको उन सभी लड़कियों पर गौर करना चाहिए जिनके साथ आपने डेट किया और जिन्हें आपने पसंद किया। उस एक लड़की को चुनें जो आपके विचार से उन सभी से बेहतर थी और उसे बेंचमार्क के रूप में उपयोग करें। जब भी आपको कोई ऐसी लड़की मिले जो आपको लगे कि उस लड़की से बेहतर है, तो उससे शादी कर लें। सेक्रेटरी समस्या एक शानदार विचार है और यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, तो यह आपको मैक्सिमाइजर के रूप में बहुत सारे पछतावे से बचा लेगा। अध्याय 5, इंतजार मत करो। डेट। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि हिचकिचाहट की प्रवृत्ति पर कैसे काबू पाया जाए। हर कोई लगातार किसी न किसी क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन हिचकिचाहट वाले लोग निरंतर सुधार की अपनी प्रवृत्ति को अपने रोमांटिक रिश्तों के मामले में कोई भी निर्णय लेने में बाधा बनने देते हैं। हिचकिचाने वाले लोग वे होते हैं जो हमेशा बेहतर बनने की चाहत को प्रतिबद्धता न जताने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बेहतर बनने की चाहत में कुछ गलत है, लेकिन जैसा कि उरी ने कहा, जब आप डेट करने के लिए इंतजार करते हैं, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक खो देते हैं। अर्थशास्त्री अक्सर इसे निर्णयों की अवसर लागत कहते हैं, वह कीमत जो आप एक विकल्प को दूसरे के ऊपर चुनने पर चुकाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप डेटिंग शुरू करने से पहले नई कार खरीदने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं, आपकी अवसर लागत उन संभावित साझेदारों की संख्या है जिन्हें आप उस समयावधि के दौरान खो देते हैं। उरी के अनुसार हिचकिचाहट पैदा करने वाले व्यक्ति के साथ कई कमियां जुड़ी हैं। 1, आप सीखने का अवसर खो देते हैं। यदि आप डेट पर नहीं जा रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को कैसे जान सकते हैं जिसके साथ आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं? आप अपना 37% बेंचमार्क कैसे चुनते हैं? पिछले अध्याय में सेक्रेटरी समस्या याद है? 2, अपने डेटिंग प्रतिनिधियों में शामिल होना। जैसा कि उरी ने लिखा है, एक रेप एक व्यायाम का एकल आंदोलन है। जिम में आप किसी विशेष व्यायाम को कई बार दोहराकर अधिक मजबूत बनते हैं। डेटिंग में आप अधिक डेट पर जाकर मजबूत बनते हैं। जब आप अधिक डेट पर जाते हैं, तो आपकी कहानी कहने और सुनने की क्षमता बढ़ती है। उरी ने कई तरीके बताए जिनके माध्यम से आप अपनी झिझक दूर कर सकते हैं और डेटिंग शुरू कर सकते हैं। एक एक समय सीमा तय करें। उरी के अनुसार किसी को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए समय सीमा सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, और छोटी समय सीमाएं विशेष रूप से अच्छी तरह से काम करती हैं। उरी का मानना है कि 3 सप्ताह का समय काफी अच्छा है, क्योंकि इससे आपको सभी आवश्यक तैयारी के लिए समय मिल जाता है। 2, तैयारी। उरी कहते हैं, एक बार जब आप समय सीमा तय कर लें, तो डेटिंग से पहले का काम शुरू कर दें। डेटिंग ऐप्स डाउनलोड करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपको आज ही वह डीएम भेजना चाहिए, वह कॉल करें, वह टेक्स्ट भेजें। डेट के लिए एक अच्छा आउटफिट लें। इस तरह आप डेट के लिए तैयार होते हैं। 3, दूसरों को बताएं। विज्ञान ने दर्शाया है कि जब हम किसी कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं, तो हम अक्सर उसे करने के लिए अधिक प्रतिबद्ध हो जाते हैं। उरी सलाह देते हैं कि अपने 2-3 करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों को बताएं
कि आप डेटिंग शुरू करने जा रहे हैं। एक बार जब आप यह सार्वजनिक घोषणा कर देंगे, तो आप कार्य करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपकी प्रतिष्ठा दांव पर है। 4. अपनी नई पहचान के प्रति प्रतिबद्ध रहें। याद कीजिए कि हमने पिछले अध्याय में कहा था कि हमारे जीवन में घटनाएं किस प्रकार घटती हैं, इसमें मानसिकता बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें जो डेट करने के योग्य है। खुद से सकारात्मक बातें करें। उरी आपको हर रोज आईने में देखने, मुस्कुराने और खुद को डेटर कहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 5. छोटी शुरुआत करें। शुरुआत के लिए आपको सप्ताह में कई डेट पर जाने की जरूरत नहीं है। सप्ताह में 2 या 3 बार एक डेट से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे सुधार करें। 6. अपने प्रति दयालु बने। आदत को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए खुद को बहुत ज्यादा परेशान न करें। बस यह सुनिश्चित करें कि आप कुछ प्रगति कर रहे हैं और फिर अंत में अपने पूर्व या पूर्वों से बात करना बंद कर दें। विशेषज्ञों का कहना है कि जब आप अपने पूर्व साथी से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हों, तो उससे बात करना आपके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को खराब करता है। जैसा कि उरी ने कहा, अपने पूर्व साथी को संभावित प्रेम के रूप में अपने आसपास रखना आपके ब्रेकअप को एक परिवर्तनीय निर्णय में बदल देता है। अपने पूर्व प्रेमी से बात करना बंद करें, बल्कि अपने पूर्व प्रेमी के साथ सेक्स करना भी बंद कर दें। सेक्स हमेशा ही आपको जाने देना मुश्किल बना देता है। अध्याय 6. अपनी लगाव शैली जानें। इस अध्याय में बताया गया है कि अपनी लगाव शैली को कैसे प्रबंधित करें। मनोविज्ञान के क्षेत्र में लगाव का विचार प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति जॉन बॉल्बी थे। बाद में इस विचार को मनोवैज्ञानिक मैरी एंसवर्थ ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग, जिसे विचित्र स्थिति कहा जाता है, के माध्यम से और बेहतर बनाया। प्रयोग इस प्रकार हुआ। सबसे पहले एक मां और एक बच्चा ढेर सारे खिलौनों से भरे कमरे में प्रवेश करते हैं, तो बच्चा खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है। क्यों नहीं? मां वहां है। वह एक सुरक्षित आधार के रूप में कार्य करती है, जिसे मैरी समस्या आने पर बुलाती है। फिर वे प्रयोग के दिलचस्प हिस्से की ओर बढ़े। मां को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया और प्रत्येक बच्चे की प्रतिक्रिया पर नजर रखी गई। जब मां चली जाती है, तो कई बच्चे विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ बच्चों में मां के जाते ही परेशानी के लक्षण दिखने लगे। जब वह वापस लौटती, तो ये बच्चे कुछ समय के लिए शांत हो जाते और रोना बंद कर देते, लेकिन फिर गुस्से में मां को दूर धकेल देते और फिर से रोना शुरू कर देते। एंसवर्थ ने इन बच्चों को बेचैनी से जुड़ा हुआ कहा। फिर कुछ अन्य बच्चे थे जो अपनी मां के जाने पर रोते थे, लेकिन जैसे ही वह वापस आती थीं, रोना बंद कर देते थे। वे जल्दी से खेलना शुरू कर देते हैं। ये सुरक्षित रूप से जुड़े हुए बच्चे थे। तीसरे समूह के शिशुओं ने अपनी मां के कमरे से बाहर जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और न ही जब वह वापस आईं, तो उन्होंने उन्हें पहचाना ही नहीं। उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि वे इस स्थिति से परेशान नहीं हैं, हालांकि वे परेशान थे। इन्हें बचने वाले लगाव वाले बच्चे कहा जाता था। वर्षों बाद विशेषज्ञ कहेंगे कि सुरक्षित आधार के अभाव के प्रति इन विभिन्न प्रतिक्रियाओं का वयस्क रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जो लोग उत्सुकता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जो 1 घंटे के भीतर 1 दर्जन संदेश भेज सकते हैं, जबकि उनका साथी संदेश का उत्तर नहीं देता, या वे उसी अवधि में असंख्य बार फोन करते हैं। उरी के अनुसार, जो लोग इस चिंताग्रस्त लगाव शैली के होते हैं, वे अक्सर अपने साथी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि दूसरी ओर टालने वाले लोग वे होते हैं जो प्रतिबद्ध होने से डरते हैं। जब रिश्ता गंभीर होने लगता है, तो वे हमेशा दूर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। वे इस व्यवहार को उचित ठहराने के लिए अपने साथी की खामियों जैसे बहाने ढूंढकर खुद को धोखा देते हैं। और फिर जो लोग सुरक्षित रूप से जुड़े होते हैं, वे रिश्ते में भरोसेमंद होते हैं। वे अनावश्यक नाटक से बचते हैं। वे बिना झगड़ा किए अपने साथी को अपनी जरूरतें बताना जानते हैं।
वे गैसलाइटिंग नहीं करते, वे सुसंगत हैं। ये सबसे अच्छी लगाव शैली है। इस समय मेरे पास अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं, लेकिन पहले अच्छी खबरें। ऐसा कहा जाता है कि 50% आबादी ऐसे लोगों की है जो सुरक्षित रूप से जुड़े हुए हैं और शेष 50% हिस्सा बचने वाले और उत्सुकता से जुड़े लोगों के बीच विभाजित होता है। यहाँ एक बुरी खबर है। किसी भी समय डेटिंग पूल में सुरक्षित रूप से जुड़े लोगों की संख्या बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि ये लोग रिश्तों को कैसे निभाना है, यह जानते हैं, इसलिए इन्हें जल्दी ही पहचान लिया जाता है। इसलिए अधिकांशतः डेटिंग पूल में अधिकांश लोग उत्सुकता से और टाल-मटोल से जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे को डेट करते हैं और अपने बुरे पहलुओं को सामने लाते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी समय डेटिंग पूल हमेशा अव्यवस्थित रहता है। इसलिए इससे पहले कि आप अपने वर्तमान रिश्ते से बाहर निकलें, सुनिश्चित कर लें कि आप दोनों के बीच चीजें वास्तव में ठीक नहीं चल रही हैं। यदि नहीं, तो डेटिंग पूल में आपका इंतजार कर रहा अगला व्यक्ति और भी बुरा हो सकता है। पूरी सलाह देते हैं कि यद्यपि यह कठिन है, लेकिन यदि आप जानते हैं कि आप किसी से उत्सुकतापूर्वक या टाल-मटोल से जुड़े हुए हैं, तो सुरक्षित साथी की तलाश करने की पूरी कोशिश करें। उरी ने पुस्तक में एक बात का भी उल्लेख किया है कि लोग अपनी लगाव शैली बदल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगता है। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि आप स्वयं के प्रति जागरूक बनें और स्वयं को नियंत्रित करना सीखें। अध्याय 7। किसी प्रोमडेट की नहीं, बल्कि एक साथी की तलाश करें। इस अध्याय में चर्चा की गई है कि दीर्घकालिक साझेदार में महत्वपूर्ण बातों पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए। उरी के अनुसार दीर्घकालिक साथी की तलाश करते समय कई लोग जो गलती करते हैं वह यह है कि वे सतही गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और ऐसा हमारे अंदर मौजूद पूर्वाग्रह की वजह से होता है। मनोवैज्ञानिक इसे वर्तमान पूर्वाग्रह कहते हैं। यह पूर्वाग्रह हमें वर्तमान को बहुत अधिक महत्व देने और भविष्य को कम आंकने पर मजबूर करता है। जैसा कि उरी ने कहा, ज्यादातर लोग लंबे समय तक डेटिंग करने के लिए नहीं सोचते। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप संभावित साथी में क्या चाहते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि वह धन, सुंदरता, समान शौक और आपके जैसा व्यक्तित्व वाला हो। आप वफादारी या दयालुता जैसी बातों का उल्लेख नहीं करेंगे, और इसका कारण एक अन्य पूर्वाग्रह है जिसे फोकसिंग भ्रम कहा जाता है। फोकसिंग भ्रम हमें परिणामों का पूर्वानुमान करते समय कुछ कारकों के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, क्योंकि रिश्तों में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, आप सोच सकते हैं कि एक बार साथी के पास पैसा आ जाए तो रिश्ते के चलने के लिए बस यही सब मायने रखता है। यह बात खास तौर पर महिलाओं के लिए सच है। ऑनलाइन कई वीडियो हैं जिनमें महिलाएं कहती हैं कि वे एक अमीर और दुर्व्यवहार करने वाले आदमी के साथ रहना पसंद करेंगी, बजाय एक औसत आदमी के जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। ये महिलाएं यह भूल जाती हैं कि लोग समय के साथ चीजों के अनुकूल हो जाते हैं, और एक निश्चित राशि के बाद पैसा वास्तव में किसी व्यक्ति की खुशी में इजाफा नहीं करता है। यही बात अच्छे दिखने के मामले में भी लागू होती है। समय के साथ आप अपने जीवन साथी की खूबसूरती के आदी हो जाएंगे। जैसा कि कहावत है, हर आकर्षक व्यक्ति के साथ कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके साथ यौन संबंध बनाने से पहले ही थक चुका होता है। उरी के अनुसार कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारी सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 1. भावनात्मक स्थिरता और दयालुता। हमेशा वर्तमान के लिए अनुकूलन करने के बजाय भविष्य के लिए अनुकूलन करना सीखें। ऐसा करने का एक तरीका है ऐसे साथी की तलाश करना जो भावनात्मक रूप से स्थिर और दयालु हो। उरी के अनुसार भावनात्मक स्थिरता का अर्थ है स्वयं को नियंत्रित करने में सक्षम होना और क्रोध या आवेग के आगे न झुकना। 2. वफादारी। ऐसे साथी की तलाश करें जो किसी भी दिन आपका साथ दे। रिश्तों का मतलब सिर्फ बढ़िया सेक्स नहीं होता। जिंदगी में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, तो क्या आपका साथी आपके प्रति उसी तरह वफादार रहेगा जैसे वह तब था
जब सब कुछ ठीक था। जैसा कि उन्होंने किताब में कहा है, ऐसे साथी की तलाश करें जो कैंसर क्लिनिक में आपका पर्स संभाल सके। यहाँ कैंसर क्लिनिक का मतलब है जब आपके लिए हालात खराब हो जाते हैं। 3. विकास की मानसिकता। मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक ने विकास और स्थिर मानसिकता के विचार को लोकप्रिय बनाया। विकास मानसिकता वाले व्यक्ति का मानना है कि लोग आत्मविकास के माध्यम से सुधार कर सकते हैं, जबकि स्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति का मानना इसके विपरीत है। जैसा कि उरी ने पुस्तक में लिखा है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहेंगे जिसकी मानसिकता विकास की हो, क्योंकि जब समस्याएं आएंगी तो आप ऐसा साथी चाहेंगे जो उस स्थिति का सामना कर सके, न कि हार मानकर हाथ खड़े कर दे। 4. व्यक्तित्व जो आप में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाता है। जब आप अपने साथी के साथ होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? जैसा कि उरी ने स्पष्ट किया, आपको यह समझना चाहिए कि आपका साथी आप में कौन से गुण लाता है, क्योंकि जब भी आप उनके साथ होंगे आप ऐसे ही रहेंगे। 5. अच्छी तरह से लड़ने का कौशल। आपके रिश्ते में अक्सर मतभेद सामने आते रहेंगे। सुनिश्चित करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हों जिसके साथ हर असहमति एक बड़े विवाद में न बदल जाए। 6. कठिन निर्णय लेने की क्षमता। जीवन कोई फूलों की क्यारी नहीं है। किसी न किसी मोड़ पर आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। सुनिश्चित करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हों जिसके साथ आप बड़े फैसले ले सकें। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके निर्णय पर आप भरोसा कर सकें और जिसके साथ जीवन आगे बढ़ सके। जैसा कि उरी ने सलाह दी, इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सब मिलकर कठिन निर्णय लें। इसके साथ ही पुस्तक खत्म हुई। मुझे आशा है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आएगी। यदि हाँ, तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।